हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम हमारा जो क्लास 12th का जो चैप्टर 6 चल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका आज हम लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, फिर UNICEF के बारे में और ILO के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं, ये एक पार्ट है किसका? यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशंस का। किसका पार्ट है? यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्थापना हुई थी, यानी कि अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो किस पर्पज से की गई थी? इसका जो मेन पर्पज था वो ये था कि एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के फील्ड में क्या किया जा सके, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, यानी कि अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में, यानी कि इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या किया जा सके, एजुकेशन, साइंस और कल्चर्स को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। इसीलिए क्या है, यूनेस्को की स्थापना की गई थी। अगर हम अगर बात करते हैं यूनेस्को का, तो इसका जो प्रपोजल रखा गया था वो कब रखा गया था? इसका जो प्रपोजल रखा गया था वो रखा गया था 16 नवंबर 1945 को। प्रपोजल रखा गया था। यहीं पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसका जो प्रपोजल रखा गया था, यानी कि जो हम इसको बात करते हैं प्रपोजल रखा गया था, ये रखा गया था 16 नवंबर 1945 को, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर हमें मिलता है फ्रांस में। यहाँ पे फ्रांस, फ्रांस में हमें इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को। फिर वहीं पे अगर बात करते हैं किसके बारे में, इसमें जो मेंबर्स टोटल आज के टाइम पे जो मेंबर्स कंट्री हैं वो कितने हैं? 193। यानी कि जितने भी जो मेंबर्स हैं यूएनओ के, वो सारे मेंबर्स किसके हैं? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करते हैं जैसे कि इसमें पहले 195 मेंबर्स थे, लेकिन इसमें से अमेरिका और इजराइल, ये दोनों कंट्री क्या हो गए, इससे लेफ्ट हो गए। तो जिसकी वजह से क्या है, आज के टाइम पे हमें 193 कंट्री देखने को मिलते हैं। यानी कि आप इसको नोट में देख सकते हैं कि अर्लियर अर्लियर इट हैड 195 members, but after the withdrawal of America and Israel, यानी कि स्टार्टिंग में 195 नेशंस थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका और इजराइल के द्वारा इससे विड्रॉल किया गया, तो कितने मेंबर बचे इसमें? 193। अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो अगला पॉइंट है, नहीं, इसी में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से पहले हम बात सब करते हैं किसकी, इसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर हम यूनेस्को की UNESCO यूनेस्को की ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि उद्देश्य की बात करें, तो वो क्या क्या देखने को हमें मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है,
पीपल्स का डेवलप करना। क्या करना? डेवलपमेंट ऑफ, किसके बेस पे? एजुकेशन के बेस। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा सोर्स है जिससे कि क्या है, हम एक पीपल्स के क्या कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसके थिंक चेंज कर सकते हैं, उसको कैपेबल बना सकते हैं। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था यूनेस्को का, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो क्या करना है कि किसी भी तरीके से जो लोगों का जो डेवलप है, यानी कि चाहे वो लाइफ स्टैंडर्ड हो, हेल्थ स्टैंडर्ड हो हर एक स्टैंडर्ड पे एजुकेशन के बेस पे क्या करना, उसको डेवलप करना। फिर जो यूथ है उसको गाइडिंग करने का काम भी इसका क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है, यानी कि गाइडिंग यूथ। गाइडिंग यूथ का मतलब है कि आज के टाइम पे जो यूथ है, यानी कि जितने भी जो नौजवान है, उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपरली कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, और साइंस, अगर हम बात करते हैं किस बारे में, साइंस साइंटिफिक साइंटिफिक बेस पे क्या करना, उनको गाइडेंस करना, ताकि वो अपने लाइफ में क्या कर सके, एक इफेक्टिव काम कर सके, जिससे क्या हो कि इसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को मिले। जैसे कि अगर बात करते हैं, कोई एक अगर अच्छा डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जो आप पूरे वर्ल्ड में जाकर करके क्या करते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? डेवलपमेंट। वो ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर एजुकेशन होता है, और वो उन्हें पूरी साइंटिफिक नॉलेज होती है। इसीलिए जो यूनाइटेड यानी कि जो यूनेस्को है, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है कि हर वर्ल्ड में जो यूथ हैं उनको क्या करना, गाइड करना। तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव हमें क्या देखने को मिलता है कि हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का क्या करना, हेल्प करना। अब जैसे देखिए, यहाँ पे है डेवलपिंग। वैसे अगर हम वर्ल्ड को बात करें तो तीन वर्ल्ड कंट्रीज में डिवाइड किया गया है। एक है डेवलप, एक है डेवलपिंग, और एक है नॉन डेवलप। यानी कि अगर बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री, वो कंट्री है जो पूरी तरीके से क्या है, हर एक फील्ड में डेवलप है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, यूएसए हो गया, सिंगापुर हो गया, जापान हो गया। डेवलपिंग कंट्री में बात करते हैं, तो डेवलपिंग कंट्री में कौन से देश आते हैं? जैसे कि अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे, यूएसए कहता है कि चाइना एक डेवलप्ड नेशन है, जबकि चाइना अपने आप को एक डेवलपिंग नेशंस में काउंट करता है। अब डेवलपिंग नेशंस का मतलब होता है वो देश जो कि अभी अपने आप को क्या कर रहे हो, विकास कर रहे हो, यानी कि वो विकासशील के पथ पे चल रहे हो। यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे उनको, जो उनके पास अभी नहीं है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब मैटर पे क्या करो, और भी ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। नॉन डेवलपिंग जिसे अविकसित देश कहते हैं, जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, जिसे हम अविकसित देश की कैटेगरी में रखते। तो वर्ल्ड को हमने इन डेवलपमेंट के बेस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक डेवलप नेशन जिसको पूरी तरीके से विकसित हो, दूसरा है हमारा डेवलपिंग जो विकासशील कर रहा हो, जैसे कि हमारा देश हो गया अभी के टाइम पे इंडिया, एक क्या है, डेवलपिंग नेशन है, नॉट अ डेवलप नेशन। फिर जैसा यूएसए कहता है कि चाइना एक डेवलप नेशन है, जबकि चाइना अपने आप को क्या रखता है, एक डेवलपिंग नेशन में रखता है। ऐसे बहुत से नेशंस हैं जो आज के टाइम पे डेवलपिंग में है, और बहुत से नेशंस ऐसे हैं जो डेवलप में हैं, जैसे फ्रांस हो गया, यूएसए, जापान, ये ऐसे नेशंस हैं जो कि डेवलप कैटेगरी में आते हैं। और आज के टाइम पे भी हमारी कंट्री काफी तेजी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, और डेवलपिंग काफी तेजी से कर रही है कंपेयर टू अदर कंट्री। जैसे कि बात करते हैं चाइना के मुकाबले, श्रीलंका के मुकाबले, इन सब के कंपेयर में हमारी कंट्री काफी ज्यादा क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। तो जो अगर हम यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया? थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करना। फिर फोर्थ है कि जो भी अनडेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो वर्ल्ड है उसको कितने तीन लेवल पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। डेवलपमेंट के नेशन के बेस पे,
तीन। पहला आता है हमारा डेवलप, दूसरा आता है डेवलपिंग, और तीसरा है हमारा जैसे कि अंडर डेवलप। तो यानी कि अगर हम फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो क्या है कि जितने भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी तरफ देखना। फिर लुकिंग आफ्टर स्मॉल आइलैंड, जो छोटे छोटे महाद्वीप होते हैं, स्मॉल आइलैंड। आइसलैंड का मतलब होता है जो द्वीप कंट्रियां, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करिए, श्रीलंका। तो जो छोटे आइसलैंड कंट्री है उसकी तरफ देखना। फिर अगर हम बात करते हैं जो यूनेस्को है, वो और भी काम करता है किसके लिए, जैसे कि जो कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको मेंटेन करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए। ये इसका आपका कह सकते हैं ये सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है। क्या? तो कंट्री के अंदर जितने भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसका क्या करना, एक तो मेंटेन करना और दूसरा उसको डिटरमाइन करना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका, तो यूएनएसको। फिर अगर बात करते हैं आज के टाइम पे इंडिया के अंदर क्या है, अगर हम आज के टाइम पे बात करते हैं यानी कि 2023 के टाइम पे, तो इंडिया के अंदर टोटल 40 यूएनएसको साइट है। कितने हैं टोटल? 30 यूएनएसको साइट। तो ये एक मतलब डाटा के फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि 2023 तक में अभी हमारे कंट्री में कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट। अब हम बात करते हैं अपना जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम यूनिसेफ के बारे में बात करें तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, F20। यूनाइटेड नेशंस का full, यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो इसमें से इंटरनेशनल और जो इमरजेंसी है ये दो वर्ड को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इसलिए आज के टाइम पे हम इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसमें से दो वर्ड को क्या किया, रिमूव कर दिया, एक इंटरनेशनल और दूसरा है इमरजेंसी। तो आज के टाइम पे अगर हम यूनाइटेड यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें देखने को मिलता है न्यूयॉर्क में, क्योंकि यूएसए की क्या है, एक सिटी, क्या है, यूएसए एक सिटी। और इसमें अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं, टोटल मेंबर हमें कितने देखने को मिलते हैं, तो वो हमें देखने को मिलते हैं 190। इसमें आज के टाइम पे टोटल कितने मेंबर हैं, तो 190 मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि यूनाइटेड नेशंस के क्या क्या, और यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि उसके क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट यानी कि चिल्ड्रंस के लिए, अगर हम बात करते हैं चाइल्ड के लिए, क्या करना, चाइल्ड के एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ और उनके वेलफेयर के लिए क्या करना, काम करना। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है
की जो स्थापना की गई थी, इसका मेन उद्देश्य ये था कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ और उनके वेलफेयर के लिए क्या करना, काम करना। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के बारे में, वो किसके साथ कोलैबोरेशन है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये क्या कर रखा है, अपना कोलैबोरेशन कर रखा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, कि किसके साथ अब कोलैबोरेशन कर रखा है, कोलैबोरेशन विथ WHO। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तब काफी लंबे समय से अगर हम बात करते हैं, जिसमें कि बच्चों के द्वारा जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करना, न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करने का मेन मकसद ये था कि जो बच्चे हैं, वर्ल्ड में जितने भी जो बच्चे हैं, उनके इम्यूनाइज यानी कि इम्यूनाइजेशन के लिए क्या करना, काम करना। जैसे कि न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कराना, जैसे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना। फिर बात करते हैं जैसे कि डिजीज से बचाना, प्रिवेंटिंग डिजीज। इसीलिए जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है, उसने किसके साथ कोलैबोरेशन कर रखा है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने कोलैबोरेशन कर रखा है। इसके कुछ एडवांटेज भी देखने को, यानी कि इसके जो कुछ अचीवमेंट भी है, उस बारे में हम बात करते हैं। जैसे इसके जो कुछ अचीवमेंट है, वो क्या क्या है। अचीवमेंट, अगर हम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसको 1965 में क्या किया गया था, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, जिसको यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड को कब, तो 1965 में नोबेल प्राइज से पुरस्कारित किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 3 मिलियन से ज्यादा बच्चों को क्या किया गया है, वैक्सीन प्रोवाइड कराया गया था एवरी ईयर, सिर्फ इसलिए ताकि वो जो इनकी जो इम्यून सिस्टम है, उसको डेवलप किया जा सके। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए 3 मिलियन से ज्यादा बच्चों को क्या किया गया था, वैक्सीन प्रोवाइड कराई गई थी। इसका ये दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। फिर अगर हम इसके आगे के अचीवमेंट की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर, यानी कि बात करते हैं 1989 में क्या हुआ था कि यूनिसेफ को अवार्ड दिया गया था, किसके बारे में, कौन सा अवार्ड दिया गया था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी पीस प्राइज से भी से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं 2005 में अमिताभ बच्चन, 2013 में सचिन तेंदुलकर और 2016 में प्रियंका चोपड़ा इनकी क्या बनी थी, ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यानी कि जैसे कि ये आप पॉइंट्स देख सकते हैं, 2005 में अमिताभ बच्चन, अमिताभ 2000
13 में सचिन तेंदुलकर। और 2016 में प्रियंका की क्या रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर की एम्बेसडर रही। ये कुछ अचीवमेंट्स हैं किसके, तो यूनिसेफ के। अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ILO। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी यानी कि इसका जो फॉर्म हुआ था, फॉर्म्ड इन 1990। और इसने 2019 में अपने पूरे 100 साल को क्या किया था, कंप्लीट किया था। क्या किया, पूरे 100 साल इसने क्या किए थे, अपने कंप्लीट। इसने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया था, यानी कि जो हमारा ILO है इसने 1946 में ज्वाइन किया था किसको, यूएनओ को। यानी कि 1946 में ये यूएनओ का भी क्या बन गया था, एक ऑर्गेन्स बन गया था। इसका हेडक्वार्टर हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड की क्या है, एक सिटी है। स्विट्जरलैंड की क्या है, एक सिटी है। तो यानी कि इसका हेडक्वार्टर हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनलिटी, जो लेबर राइट्स है उसको प्रमोट करना। क्या है, पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रमोटिंग लेबर राइट। फिर बात करते हैं जो भी सोशल जस्टिस है ग्लोबल स्केल पर उसको मेंटेन करना, यानी कि मेंटेन सोशल ऑन ग्लोबल, यानी कि विश्व स्तर पर जितने भी जो सोशल जस्टिस है उसको मेंटेन करके रखना भी क्या है, जो हमारा इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका ये क्या है, एक उद्देश्य है। अगर हम इसके अचीवमेंट की बात करते हैं, यानी कि क्या क्या इसकी सफलताएं रही हैं, अचीवमेंट की बात करते हैं तो ILO को 1969 में क्या है, नोबेल पीस पुरस्कार से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। 1969 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल पीस से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। फिर अगर हम बात करते हैं इसका एक कंट्रीब्यूट रहा है, डेवलपमेंट बाय द प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ वर्कर्स ऑन द ग्लोबल स्केल। ये इसकी क्या है, कुछ अचीवमेंट्स थी ILO की। क्या, कि इसका कंट्रीब्यूट रहा है, यानी कि इसका योगदान रहा है किस चीज में, जो भी, यानी कि टू डेवलपमेंट और
डेवलपमेंट बाय प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ लेबर, द राइट्स ऑफ लेबर बोल लीजिए या आप वर्कर बोल, यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये योगदान रहा है डेवलपमेंट के अंदर कि वो प्रोटेक्ट करे जितने भी जो अधिकार हैं लेबर या वर्कर के लिए। ये इसकी क्या है कुछ अचीवमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। इसमें से हमने क्या क्या डिस्कस किया, चैप्टर में जो हमने 5 लेक्चर में जो डिस्कस किया था, हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हमने सबसे पहले ये समझा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं, फिर हमने समझा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर जो हमारी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में डिस्कस किया, लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिस्कस किया, उसके ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में डिस्कस किया था, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस किया, सेक्रेटरीट के बारे में डिस्कस किया, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल्स के बारे में डिस्कस किया, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, जनरल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, रिफॉर्म जो आए थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसको डिस्कस किया था, जो चेंजेस आए थे आफ्टर कोल्ड वॉर उसके बारे में डिस्कस किया, जो प्रपोज रखे गए थे यूनाइटेड नेशंस के इम्प्रूवमेंट के लिए उसको डिस्कस किया, और जो कंप्लेंट्स थी प्रपोजल्स में उसको भी हमने डिस्कस किया था। फिर जो चेंजेस आए यूनाइटेड नेशंस में उसको डिस्कस किया, यूनिपोलर जो वर्ल्ड में दोनों की क्या स्थिति थी उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर जो हमारे अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके ऑब्जेक्ट उसके बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में डिस्कस किया था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर एमएसटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन राइट वॉच के बारे में डिस्कस किया था, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर आज की वीडियो में हमने यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारा जो वीडियो पैटर्न है वो किस पैटर्न से चल रही है, ये वीडियो किस 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 के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, और आगे हमारा वीडियो पैटर्न किस तरीके से चलेगा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, अगर हम मंडे से सैटरडे की बात करें तो इसमें हम दो बुक को कवर कर रहे हैं। एक क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी, और एक है हमारा स्टैंडर्ड बुक जो है एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की फर्स्ट एंड सेकंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल का हमने क्या कर रखा है कंप्लीट कर लिया, और इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक टोटल 72 लेक्चर्स में हमने क्या किया है डिस्कस किया है, और काफी ज्यादा ब्रीफली, और हर एक चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हमने डिस्कस किया है। तो वो भी वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और आपको दो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के। तो इसी पैटर्न में हमारा वीडियो भी चल रहा है और आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। अभी हम क्लास 12 की पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी तब हम उसके बाद एम लक्ष्मीकांत की जो पार्ट 3 है उसको कंप्लीट करेंगे। जब पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास 12 की सेकेंड बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं संडे को। संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर को क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला जो यूनिट था हमारा वो था
हिस्ट्री का, जिसमें से हमने एशियन, मेडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट को क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से हमने टोटल 526 एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। यानी कि 1995 से लेकर के 2021 तक में जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सब हमने डिस्कस किया है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2, जो कि है हमारा पॉलिटी। लास्ट संडे हमने 1995 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और इस संडे हम 2001 से लेकर के 2003 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जब हमारे यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3। तो यूनिट 3 हमारा, वो होगा हमारा जियोग्राफी। और जब जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4, जो कि है इकोनॉमिक्स का। यूनिट 4 जब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 5, जो कि होगा हमारा सी सेट। तो इसी तरीके से हमारा वीडियो पैटर्न आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। जब हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी का, तब हम ज्योग्राफी का एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। तो अभी जो हमारा वीडियो चल रहा है, जो कि हमारा है कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो किस किस जो क्लास 12th में स्टूडेंट है उसके लिए, जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा जीएस 2 के लिए, और जिन स्टूडेंट के पास ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यानी कि ये हर एक स्टूडेंट के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो स्कूलिंग में है, जो क्लास 12th में है, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर रखें, तब जाकर के हम अपना आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।